नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर नाउन के एक नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन के अंदर आपने देखा था, हमने नाउन की पूरी सीरीज चलाई थी। उसमें हमने नाउन का अर्थ क्या होता है, अर्थात संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और उसके अंदर किस तरह से अलग अलग उनके डायनेमिक्स है जिससे वो इंटरचेंज होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नाउन का अर्थ क्या है, फिर उसका देखा हमने प्रकार क्या है, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है वो देखे थे। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, उनको हमने पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त किया था। और सबसे ज्यादा हमने प्रयास किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझने का, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉमन नाउन कभी कभी आ जाते हैं और प्रॉपर नाउन भी उसके अंदर आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डायनेमिक होता है या गतिशीलता होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में होती है। समझ पा रहे हैं आप? तो उसी दिशा के अंदर आज वापस आपको कलेक्टिव नाउन का थोड़ा सा परिचय देते हुए इसको आगे की क्लासेस में जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे जब हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ असेंबलेज नाउन और पार्टिटेटिव बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। तो शुरुआत करते हैं कलेक्टिव नाउन के एक छोटे से परिचय के। जैसा कि कलेक्टिव नाम ही अपने आप में कलेक्टिव है, यानी किसी न किसी चीज के कलेक्शन, संग्रह या ग्रुप का बोध करवा रहा है। और नाउन का मतलब तो आप जानते हैं कि संज्ञा है। तो इस तरह कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कोई ग्रुप वाली या समूह की संज्ञा, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं समूहवाचक संज्ञा या सामूहिक संज्ञा। इसे आप हिंदी में लिख लीजिए समूहवाचक संज्ञा। इससे आपको हिंदी में समझने के अंदर समस्या नहीं होगी। ऐसी संज्ञा जो किसी समूह का बोध करवाती है, ग्रुप का बोध करवाती है। अब इस ग्रुप के अंदर या समूह के अंदर दो प्रकार की वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण तो यह है, इस ग्रुप के अंदर कोई भी लिविंग बीइंग अर्थात जीवित या मृत, मृत का मतलब यह हो गया जो जिसमें जान न हो, सजीव और जो मतलब निर्जीव वस्तुओं का समूह हो गया। सजीव के अंदर सभी प्राणी, जगत के सभी प्राणी आएंगे, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, वृक्ष, पक्षी, इस तरह के जो भी लिविंग बीइंग्स है जिसके अंदर जीवन है वो आ जाएगी लिविंग बीइंग के अंदर। और जिसके अंदर इस तरह की क्रियाएं नहीं होती है वो आ जाएगी नॉन लिविंग बीइंग के अंदर। तो कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा अपन मोटी मोटी देखें तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कोई जीवित प्राणियों का समूह है या निर्जीव वस्तुओं का जो समूह होता है उसे समूहवाचक संज्ञा या अंग्रेजी में बोले तो कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे जैसे आप देखिए उदाहरण के लिए, जैसे आर्मी। आर्मी क्या है? आर्मी अपने आप में एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके अंदर आर्मी को अगर ये इस तरह डॉट डॉट से अपन इंडिकेट करें तो ये क्या है, बहुत सारे सैनिकों का समूह है। और बहुत सारे सैनिकों के समूह को हम सामलाती रूप से या सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, या उस सैनिकों के समूह को अपन क्या नाम देते हैं, आर्मी। तो समझ पा रहे हैं, छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट से मिलके एक बड़ी यूनिट बनती है जहां वो हो जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। इसी तरह नेवी है। नेवी भी क्या हो गया, एक आर्म्ड फोर्स हो गई जो हमारे कोस्टल एरिया की और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करती है। तो इसके अंदर भी एक व्यक्ति होता नहीं है, एक सैनिक नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत सारे सैनिक होते हैं और वो सैनिकों का समूह सामूहिक रूप से, सामलाती रूप से कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसी तरह फैमिली के अंदर क्या होता है, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इस तरह से उनका हायरार्की बनती है। तो फैमिली के अंदर कोई एक व्यक्ति अगर है तो उसको फैमिली नहीं बोलते हैं। ग्रामर की दृष्टिकोण से उसके अंदर 3 या 4, 5 व्यक्ति होते हैं, तो उस 5 व्यक्तियों के समूह का, जिनका बहुत ही प्रगाढ़ रक्त संबंध है, ऐसे व्यक्ति को जो समूह होता है
उनको फैमिली बोला जाता है। मतलब एक ही रक्त समूह के जब 5, 6, 7, 8, 10 व्यक्ति एक ही साथ एक स्थान पे रहते हैं तो उस समूह को या उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस परिभाषा के अकॉर्डिंग फैमिली क्या हो गई, एक समूह हो गया और समूहवाचक संज्ञा हो गई, मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे तो कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह स्टाफ है, स्टाफ मतलब कर्मचारी गण। जैसे ऑफिस के अंदर एक मैनेजर होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक डायरेक्टिंग मैनेजर होता है, उसके बाद उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, फिर नीचे कर्मचारी होते हैं, मजदूर वर्ग होता है। तो इस तरह किसी भी ऑफिस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर एक स्टाफ बनता है या कर्मचारी गण बनते हैं। तो उन सबको अंदर उसके अंदर अगर अपन स्टाफ कह रहे हैं तो स्टाफ से यहाँ से मैनेजर का भी बोध हो रहा है, डायरेक्टिंग मैनेजर का भी बोध हो रहा है, इसके ओनर का भी बोध हो रहा है और इसके अंदर काम करने वाले सुपरवाइजर का भी बोध हो रहा है, इसके अंदर जो लेबर काम कर रही है उसी का भी बोध हो रहा है और इसके अलावा जो बाहर से आके किसी माल की सप्लाई कर रहे हैं उसका भी बोध हो रहा है। मतलब इतने सारे व्यक्तियों को कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से क्या बोल रहे हैं अपन, स्टाफ बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गई, स्टाफ भी अपने आप में एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह कमेटी। अच्छा, सबसे पहले तो इस कमेटी की स्पेलिंग को सही से देख लेना। टीजीटी के अंदर, पीजीटी के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, एसएससी के अंदर, जीडी के अंदर, इस तरह का जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाली जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये स्पेलिंग बार बार बहुत पूछी जाती है। कमेटी की सही स्पेलिंग लिखो, किसी ABCD ऐसे 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपको बनाकर दे दिए जाएंगे। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना, इसके अंदर M भी 2 आता है, T भी 2 आता है और E भी 2 आता है। डबल है, 1, 2, 3 बार इसके अंदर द्वित्व दोष आएगा, जिसको हिंदी के अंदर तो द्वित्व दोष बोलते हैं और ये डबल कॉन्सोनेंट हो गए यहाँ पे। तो COMMI ये आपको TGT BGT के इंटरव्यू के अंदर भी पहुंचा जा सकता है। 1-2 बार जहां मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मेरे को पूछ लिया, किस्मत से मुझे याद था तो उनको बहुत ही अच्छा मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। तो कमेटी क्या हो गई, कमेटी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, इसके अंदर मिनिमम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने इस मामले की जांच करने के लिए 3 व्यक्तियों की कमेटी बैठाई है। तो 1 या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह जो किसी स्पेशल बात की जांच करे, कांड की जांच करे। 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह को क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। तो कमेटी क्या हो गया, अपने आप में बहुत सारे व्यक्तियों का बोध करवाने के लिए एक संज्ञा शब्द हो गया। बहुत सारे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से बोध करवाने के लिए एक शब्द जो इंगित कर रहा है वो हो गया कमेटी। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अब इसके अंदर ये दिक्कत हो जाती है कि इसको अपन सिंगुलर मानने या प्लूरल मानने। सिंगुलर मानने तो भी मान सकते हैं, कभी ये तो पूरी एक आर्मी की बात कर रहे हैं, पूरी कलेक्टिवली सबको एक बार बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसको अपन प्लूरल होना चाहिए। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए या प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, क्रिया का एक वचन रूप इसके आगे आना चाहिए अथवा बहुवचन रूप इसके आगे आना चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं होती रहती है। तो आपको थोड़ा सा उसका विचार बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं कि आपको इसके साथ वर्ब का प्रयोग किस तरह करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जो सिंटेक्स होता है उसका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आपको बहुत ही सजगता पूर्वक समझना है, क्योंकि जब आप चीजों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं, जोड़ के पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अधिक संभावना रहती है कि आप उसको फंडामेंटली समझ पाए। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो क्या होगी, समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए जो टॉपिक जहां पे है, जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, वहीं पे उसकी जितने भी ब्रांचेज है उनको समझ लेना हमें चाहिए। अब जैसे अगर ये सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं इसको, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मित्रों एक चीज ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है और प्लूरल सेंस में भी यूज होता है। अगर सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगी, और प्लूरल सेंस में हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ रहे हैं? तो आपको यह ध्यान रखनी है, एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होगा, समझ रहे हो, या सिंगल एंटिटी होगा अगर कलेक्टिव नाउन, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है।
तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सिंगल एंटिटी होगी तो क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। और कलेक्शन के रूप में पूरे के पूरे का बोध करवाने के लिए हो रहा है तो क्या होगा, उसमें हो जाएगा प्लूरल वर्ब। सर ये तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल एंटिटी के रूप में यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और एज ए कलेक्शन वो इंडिविजुअल का यूज होगा तो उसके साथ प्लूरल होगी। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एज ए कलेक्शन यूज हो रहा है या एक सिंगल व्यक्ति का बोध करवाने के लिए हो रहा है? ये आपको सेंटेंस देख के उसका कॉन्टेक्स्ट देख के समझना पड़ेगा। और कैसे समझेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे क्वेश्चंस का आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उससे आपका ये कंसेप्ट उतना ही क्लियर हो। मैं ये कहता हूं कि ये आपको सिर्फ बेसिक भी मालूम है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे आप बहुत ही कम टाइम में निकाल पाए। क्योंकि ये तो दोस्तों क्लास है, और आपका जो असली पिच है जिसके ऊपर आपको बैटिंग करनी है, क्रिकेट खेलना है, वो आपका क्वेश्चन पेपर है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अपना टाइम वहां पे दोगे, जितनी ज्यादा अपना मोर्चाबंदी वहां पे करोगे, जितना ज्यादा वहां पे आपको खेलोगे, आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगेगा कि इस रण की संरचना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, कहां पे इसकी कमजोरी है, कहां की इसकी स्ट्रेंथ है। एग्जामिनेशन वाले जो एग्जामिनर है उसका माइंड सेट क्या है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, और आपका माइंड सेट क्या है, आप में कहां पे कमियां हैं, आपको कहां कहां अपनी वीकनेस को कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। एक बहुत ही गाइडेड मिसाइल की तरह आपकी तैयारी होगी, बहुत ही कम समय के अंदर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके इसको निपटा के और अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं आपको रेशियो बता रहा हूं कि 90-10 का रेशियो आप लेके चलिए कि 10% आपको पढ़ना है, 90% उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आपने नाउन पढ़ा तो उसको 10% वाला पार्ट मान लीजिए, और 90% आपको ये करना है। जैसे आपने 100 दिन स्टडी की तो 100 दिन में से 10 दिन तो आप किसकी थ्योरी पढ़िए, और 90 दिन इसको वापस रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर बार बार अटकेंगे, कुछ ना कुछ समस्या होगी, वापस इसके अंदर जाइए, वापस इसको स्टडी कीजिए, वापस इसके अंदर जाइए, वापस स्टडी कीजिए। तो इस तरह आपके क्या होंगे, क्वेश्चन के अंदर क्वालिटी आने लगेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक परिपक्वता आने लगेगी इस अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के मामले में। तो अब ये बता देते हैं, अगर सिंगल एंटिटी होती है तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देता हूं, समझ रहे हैं, मैं आपको यहाँ दे देता हूं फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। अब मैं यहाँ पे इज लगा देता हूँ, नीचे एम लगा देता हूँ, आर लगा देता हूँ। इस तरह मैं आपके सामने बहुत सारे 4 मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप कैसे समझेंगे कि ये एज ए इंडिविजुअल यूज हो रहा है, कलेक्शन के रूप में यूज हो रहा है, या किसके रूप में, सिंगल एंटिटी के रूप में यूज हो रहा है। तो अब ये आप अगला देख लीजिए, इसका वर्ड अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड का मतलब क्या हो गया, अनिश्चित है, अनिर्णित है। हमारे परिवार में 5 व्यक्ति हैं और वो किसी भी चीज को लेकर अनिर्णित है, अनिश्चित है, उसमें मतभेद है। तो मतभेद जहां पे है तो वहां पे क्या हो गया, भिन्नता हो गई, पृथक्करण हो गया, अलगाव हो गया। तो अलगाव हो गया है तो वहां पे 1 से 2 व्यक्ति होते हैं, 2 से 3 व्यक्ति होते हैं। अलगाव होने के लिए, पृथक्करण होने के लिए, मतैक्य न होने के लिए, मत भिन्नता होने के लिए 1 या 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी ना मत भिन्नता होगी। जैसे मैं अपने आप से मत भिन्नता रखता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक व्यक्ति का एक ही विचार होता है। अब मेरा जो कोई साथ रहता है, मेरा पार्टनर, उसका और मेरा विचार में टकराव हो सकता है, उसके विचार अलग से हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन उसमें 1 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। समझ पा रहे? तो उस स्थिति में क्या माना जाएगा, मेरे परिवार को मत भिन्नता की स्थिति में उसको प्लूरल नाउन माना जाएगा। वहां पे ऐसा समझा जाएगा कि 5 व्यक्तियों का परिवार है और समूह है, और उस समूह के अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग विचार है, उनका एक मत नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये व्यक्ति सब अलग अलग की बात कर रहा है। ग्रुप होते हुए भी ये ग्रुप अलग अलग व्यक्तियों का बोध करवा रहा है, उनका ज्ञान करवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको मानेंगे
प्लूरल मानेंगे या बहुवचन मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का सामूहिक रूप से बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर। आर क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये बता रहे हैं कलेक्टिव नाउन अगर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में यूज हो तो प्लूरल वर्ब आ जाती है, तो प्लूरल वर्ब है आर। तो ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। इस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग पर्सन अपने अलग अलग जो थॉट प्रोसेस है, अपना वैल्यू सिस्टम अलग अलग है इनका, और उसके अकॉर्डिंग अपनी थॉट अलग अलग रख रहे हैं, किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए ये बोल रहा है द कमेटी आर अनडिसाइडेड। 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति किसी चीज की जांच करने के लिए बैठे हैं और सबका अलग अलग डिसीजन है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट है कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए। सब अलग अलग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इसका मतलब उनमें एकता नहीं है। तो ये हो गया प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। अच्छा, इसी तरह है, अब यहां पे देखने का प्रयास कीजिए, हिज फैमिली इजंट कमिंग। जैसे हमारे परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति का विवाह है और उसके अंदर हमारे परिवार को इनविटेशन नहीं दिया गया है, निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहनों ने ये निश्चित किया है कि हम उस व्यक्ति के विवाह में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम पांचों मिलके, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने सबने मिलके ये डिसाइड किया है कि एक्स व्यक्ति के हम जिमने के अंदर या उसके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इनविटेशन नहीं मिला, जाना या नहीं जाना, और 5 व्यक्ति इस एक पॉइंट पे एक साथ खड़े हैं, यानी वो एक मत है या उनमें मतैक्य है, उनमें थॉट्स की डिफरेंस है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये 5 ही व्यक्ति एक ही ग्रुप का बोध करवा रहे हैं। तो एक ही ग्रुप का अगर बोध करवा रहे हैं तो क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो ये सिंगल एंटिटी या एक राशि या एकल यूनिट का बोध करवा ले, एकल इकाई का बोध करवा रहे हैं, तो हो जाएगा, इसके आगे लगेगी सिंगुलर वर्ब। तो ये फैमिली 5 व्यक्तियों का समूह होते हुए भी एकता की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। अब एक और ले लेते हैं। तो पिछली बाइट में हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन कब इंडिविजुअल रूप में यूज होता है और कब सामूहिक रूप से यूज होता है। अगर वो एकल व्यक्ति का, एकल इकाई का बोध करवा रहा है अलग अलगता, तो उसके लिए एक वचन क्रिया या सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा पूरे समूह का बोध करवाने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब आगे अपन देखेंगे, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे या वो सीरीज जब आएगी, तब अपन डिटेल में समझेंगे कि उसके साथ अलग अलग स्थिति के अंदर कब उसको प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, उसी तरह के, उस नेचर के और अलग अलग शब्द किस तरह यूज होते हैं। अब आपको एक थोड़ा सा कन्वेंशनल टॉपिक से अलग प्रकार का जो नाउन है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि, और उस नाउन का नाम है क्लासिफायर नाउन, या जो वर्गीकरण करता है। क्लासिफाई का मतलब होता है किसी चीज को श्रेणीबद्ध करना, वर्गीकृत करना। तो यह भी एक प्रकार का आपने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जीर्ण नाउन, इस प्रकार के नाउन बहुत सुने होंगे, लेकिन ये आपने बहुत ही कम सुना होगा क्लासिफायर नाउन और कंपाउंड नाउन। जनरली टीचर्स ये इतना काम में नहीं आते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज आगे जाके आपको बहुत समस्या क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जब आप एडजेक्टिव या आप एडवांस लेवल के टॉपिक पढ़ते हो तो कहीं पे इस तरह के सामने आ जाते हैं कि 2 बहरूपी आते हैं आपके सामने, वो दोनों एक लगते हैं। तो उस स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, ये है क्या चीज। तो इसलिए आपको थोड़ा धीरे धीरे चलना है, लेकिन बार बार चलना है, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और जल्दी जल्दी चलोगे तो हरिद्वार में। तो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो अपने को सस्ता वाला काम नहीं करना है और थोड़ा महंगा वाला काम करना है। और महंगा वाला काम कैसे, क्लासिफाई करके करना है। तो ये हो गया क्लासिफायर नाउन। तो क्लासिफायर नाउन का मतलब ये हो गया कि ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन को क्लासिफाई करे और एडजेक्टिव के रूप में काम करे। मतलब ऐसी संज्ञाएं जो किसी अन्य संज्ञा को
क्लासिफाई करे, वर्गीकृत करे, उसकी अर्थ में, उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार का संवर्धन करे, उसमें वृद्धि करे या उसमें कमी लेके आए और एक विशेषण के रूप में कार्य करे। समझ रहे हो ना। सामान्यतया संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा। तो ये क्या हो गया, घोड़ा एक संज्ञा शब्द है और ये काला क्या है, एक विशेषण है। तो सामान्यतया इस विशेषण से, और इसी को अगर अपन इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें तो BLACK और ब्लैक हाउस ऐसा बोलते हैं इसको। तो ब्लैक हॉर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। ये इस हॉर्स की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन इसी की जगह अगर कोई अमेरिकन हॉर्स आ जाए या इंडियन हॉर्स आ जाए तो फिर लोचा हो जाता है कि इंडियन तो एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन इंडियन एक प्रकार का नाउन भी है। तो अब नाउन है तो डिस्क्राइब कैसे करेगा, फिर लोचा हो जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ इंडियन हॉर्स, इंडियन काऊ लिख देता हूँ। अब समस्या हो जाएगी कि ये क्या है भाई, संज्ञा से पहले या अपना जो नाउन है उससे पहले अपन ने ये पढ़ा कि यहाँ पे जो शब्द आता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो होता है विशेषण। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब इंडियन क्या हो गया, इंडियन एक कॉमन नाउन मान के चल सकते हो आप, तो समस्या हो गई। अब क्या करें, तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए ग्रामर ने क्या बताया है, एक क्लासिफायर नाउन बताया। अब इसको अपन समझते हैं एक बहुत ही शानदार उदाहरण से। अच्छा, अब ये देखिए दो उदाहरण आपके सामने है, इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वाला जो है शब्द एक क्लासिफायर नाउन है और कौन सा वाला एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं, दिस इज ए गुड बुक। तो ये क्या कर रहा है, गुड की डायरेक्ट क्वालिटी बता रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी बता रहा है। इससे पहले आते हैं तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और इसको क्या बोलते हैं, एडवांस लेवल के ग्रामर में इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी संज्ञा के वर्णन करते हैं, उसकी किसी गुणवत्ता का बोध करवाते हैं, वर्णन करते हैं, तो उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और एडवांस लेवल के ग्रामर के अंदर जाएंगे तो इसको एपिथेट बोल दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, दिस इज ए पेपर बैग बुक। अब यहाँ पे ये क्या है, पेपर बैग एक प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा होते हुए भी इसके अंदर अपने आप में विशेषण की क्वालिटीज है, इसमें एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी है, और ये इस संज्ञा को क्लासिफाई कर रहा है, न कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। समझ रहे हो ना। अब बुक बहुत प्रकार की होती है, पेपर बैग बुक भी हो सकती है, विदाउट पेपर बैग भी बुक हो सकती है। तो ये उसके एक प्रकार का बोध करवा रहा है, उसकी क्वालिटी का बोध नहीं करवा रहा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका क्लासिफायर नाउन। क्लासिफायर नाउन वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है सर, समझ गए थोड़ा बहुत तो। लेकिन अब जैसे इसका कोई पैरामीटर्स तो होगा, तो ये तो समझ गए सर कि ये डिस्क्रिप्टिव नाउन है, ये क्लासिफायर नाउन है, लेकिन ऐसे केवल इतना से काम थोड़ी चलेगा। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें तो क्या चाहिए, एक रामबाण चाहिए, छड़ी चाहिए, किसी फार्मूला चाहिए, ताकि हम देखते ही उसको पहचान जाए। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स तो होने चाहिए। देखो, भाषा अपने आप में बहुत ज्यादा गतिशील होती है, उसके अंदर अल्टीमेट पैरामीटर्स या ऐसे साइंस की तरह उसके अंदर कोई फिक्स नियम होते नहीं है। वो अपने को, भाषा अपने आप में भावानुवर्तनी होती है। भावानुवर्तनी का अभिप्राय हो गया भाव के अनुसार अनुसरण करने वाली, भाव का अनुगमन करने वाली। और भाव हमारे क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, बहुत ही डायनेमिक है, चेंज होती रहती है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है। उसी कारण भाषा का भी अपने आप में कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है। इसीलिए भाषा को किसी नियमों में या किसी रूल्स के अंदर उसको मतलब बाउंड करना लगभग मुश्किल होता है। यहाँ पे या किसी भी भाषा में अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब ग्रामर का अध्ययन करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि वो अल्टीमेट रूल नहीं होते, तो उस रूल का भी कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस डिस्क्राइबिंग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अर्थात जो एपिथेट है और क्लासिफायर नाउन को समझने के लिए जो डिस्टिंक्शंस होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स आपको बता देते हैं। तो आपने देखा कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं या जो एपिथेट होते हैं वो किसी भी संज्ञा शब्द को या नाउन वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो क्लासिफायर नाउन होते हैं किसी भी नाउन को
वर्गीकृत करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अब इन दोनों के अंदर ग्रामेटिकली अपने को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके क्या क्या टेस्ट हैं, वो टेस्ट में से आपको 2-3 बातें बता देता हूं। जैसे जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, तो अब देख लेते हैं क्लासिफायर नाउन और जो दूसरे एडजेक्टिव होते हैं उनमें अंतर क्या होते हैं, उनमें क्या क्या भेद होते हैं। तो पहला जो अंतर है वो होता है जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, क्लासिफायर को भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ है कि क्लासिफायर एडजेक्टिव किसी और शब्द के द्वारा मॉडिफाई हो सके या उसमें कोई एडिशन हो सके या उसके अंदर कोई सब्सट्रैक्शन हो सके, उनकी अर्थ या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन सामान्यतया नहीं होता, बहुत ही दुर्लभ। जैसे दिस इज एन एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड बुक, तो एब्सोल्युटली क्या हो गया है, एक डिग्री एडवर्ब हो गया है, जो क्या है इस स्प्लेंडिड अर्थात जो ये एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है। स्प्लेंडिड किस तरह की, एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड है, समझ रहे हो ना। तो अपन केवल ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी बुक है, जैसे 10 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और 10 टीचर्स के अंदर आप कंपैरिजन करते हो कि इसमें से 5 टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसमें से आप बोलना चाहो कि उसमें से एक तो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, एक तो 5 टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो ये बहुत है, तो ये बहुत क्या कर रहा है, ये अच्छा को कर रहा है मॉडिफाई, बहुत अच्छा। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा एक विशेषण हो गया, गुड विशेषण हो गया, और ये बहुत क्या कर रहा है, इस अच्छे को संवर्धित कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह है अगर मैं ये बोल दूं केवल अच्छा पढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, ये केवल एडजेक्टिव हो गया और आगे की बात आ जाती, या बहुत अच्छा लड़का, इसको लड़का समझ लो ऐसे, ठीक। अब आपको इसकी और इसकी सिमिलरिटी समझ में आ रही कि अच्छा लड़का तो स्प्लेंडिड बॉय, तो ये अच्छा लड़का, और बहुत ये क्या हो गया, इस अच्छे को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसीलिए इसको बहुत लगा के अपन कर पा रहे हैं। लेकिन जो एपिथेट्स होते हैं उनके मतलब सॉरी जो आपके ये नाउन होते हैं क्लासिफायर, उनको इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो ये कर रहा है दिस इज एन एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड बुक, तो ये बुक को नहीं कर रहा है मॉडिफाई, ये कर रहा है स्प्लेंडिड को। स्प्लेंडिड कैसा, एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड, जो कंप्लीटली स्प्लेंडिड है या बहुत ही भव्य है या जो पूर्णतः भव्य है, ये एक ऐसी पुस्तक है। पुनः यहाँ पे देखिए दिस इज ए वेरी गुड बुक, तो ये गुड शब्द के पहले यहाँ पे वेरी लगा पा रहे हैं, समझ रहे हो, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ये इसकी इंटेंसिफायर कर रहा है, इसको इंटेंसिटी बता रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, अच्छी किताब या उत्तम पुस्तक, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, उत्तम क्या है, इस पुस्तक की गुणवत्ता बता रहा है, गुणवत्ता का बोध कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं अत्यंत उत्तम पुस्तक, अत्यंत उत्तम पुस्तक, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा फ्रेज हो गया, एक पदबंध हो गया, तो ये अत्यंत क्या हो गया, यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा उत्तम को, कि कितना उत्तम, थोड़ा थोड़ा उत्तम या ज्यादा उत्तम या बिल्कुल ही उत्तम नहीं या अत्यंत उत्तम। तो इस तरह यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस उत्तम की अर्थवत्ता में परिवर्तन कर रहा है, उत्तम को माप रहा है कि कम उत्तम है, ज्यादा उत्तम है, पूर्णतः उत्तम है या अति उत्तम है या अत्यंत है, अत्यंत उत्तम है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो ये क्या हो गया, वेरी गुड बुक, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर अपने को मालूम करना है, तो उसके पहले इस तरह का कोई डिग्री एडवर्ब लगा के या किसी न किसी एडवर्ब लगा के अपने को देख लेना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल सेंस देता है, उसका कोई नॉनसेंसिकल मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो किसी संज्ञा को या किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज अगर अपन इसमें लगा दें, किसमें, क्लासिफायर नाउन के अंदर, तो गलत हो जाएगा। जैसे आपने कभी ऐसा तो सुना होगा दिस इज एन एब्सोल्युटली स्प्लेंडिड बुक, दिस इज अ वेरी गुड बुक या दिस इज अ वेरी गुड बॉय, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा, आपने ऐसा कभी सुना है कि दिस इज अ वेरी हिस्ट्री बुक, दिस इज अ वेरी हिस्ट्री बुक, इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, ये अपने आप में ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, और ये नाउन हो गया है, और ये भी क्या है, नाउन है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लासिफायर, और ये हो जाएगा जो आपका कॉमन नाउन हो गया। समझ पा रहे हैं। तो अब ये नाउन इस नाउन को क्लासिफाई कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगर ऐसा बोल दूं दिस इज ए हिस्ट्री बुक, तो बहुत सारी किताबों के अंदर ये किताबों के एक विशेष प्रकार को वर्गीकृत कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है कि दिस इज ए
हिस्ट्री बुक के भी ये इतिहास की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक नहीं है, दर्शन शास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये फिजिक्स की पुस्तक नहीं है। तो ये काम कर रहा है कैटेगराइज करने का, वर्गीकृत करने का। ठीक है, तो इसके पहले इस तरह के जो वेरी शब्द हैं या एडवर्ब लगा के इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली पेपर बुक। अरे पेपर बुक है तो पेपर ही बुक होगा, उसके अंदर कपड़ा बुक तो हो ही नहीं सकता भाई। कोई बुक है और बनी है तो वो एब्सोल्युटली पेपर से ही बनी होगी। ये तो अपने आप को मालूम ही, ऐसा तो है नहीं कि बुक थैली से बनने लग गई हो आजकल या प्लास्टिक से बनने लग गई। तो सामान्यतया जो बुक बनती है पेपर बैग बुक ही होती है। तो इस तरह उसके अंदर अपन एब्सोल्युटली या किसी भी एडवर्ब का प्रयोग करके इस नाउन को, अर्थात जो अपना क्लासिफायर नाउन है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस हो जाएंगे गलत। तो नंबर 1 पैरामीटर ये हो गया किस चीज का, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्लासिफायर एडजेक्टिव को डिफ्रेंशिएट करने का, उसमें भेद करने का। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, नियम जो वो बताता है कि कौन सा है वो विधेय भाग में अर्थात प्रेडिकेटिव में पार्ट में यूज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्लासिफायर नाउन के अंदर दूसरा बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है उससे सेंटेंस के अंदर या क्लोज के अंदर प्रेडिकेट पार्ट में यूज किया जा सकता है, और लेकिन जो क्लासिफायर नाउन होते हैं उसको प्रेडिकेट के अंदर यूज नहीं किया जा सकता है। अब और समस्या होगी सर, ये प्रेडिकेटिवली कैन बी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड प्रेडिकेटिव नॉट क्लासिफायर। अब ये समस्या होगी, प्रेडिकेटिवली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज्ड, तो अब यही समस्या हो गई बहुत ज्यादा। प्रेडिकेटिव भी होता है क्या? तो इस नियम को समझने के लिए आपको थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो ये नियम आप, तो अब आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। देखिए सेंटेंस होता है सेंस और टेंस, जिसमें दोनों हो वो हो जाता है सेंटेंस। ठीक है, तो अपन समझते हैं क्लोज के लेवल से। सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लोज होते हैं जो एक पूरी अर्थ देता है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज ए सेंटेंस, और बहुत सारे क्लोजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो आपको यह समझना है सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। हिंदी में अपन ग्रामर में समझे तो इसको बोलते हैं कर्ता। हिंदी ग्रामर के अंदर ऐसे होता है कर्ता प्लस विधेय। कर्ता कोई काम करता है, कोई कर्म करता है, उसका विधान किस प्रकार से करता है उसका वर्णन आगे वाले पार्ट के अंदर हो जाता है। समझ रहे हैं? तो अब अंग्रेजी के अंदर सेंटेंस बनने के लिए या क्लोज बनने के लिए दो चीज होने चाहिए। अब इस विधेय के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? इस विधेय के अंदर होता है नंबर 1, एक तो होता है वर्ब होता है। ठीक इस तरह इसका कर्म हो, ऑब्जेक्ट जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा क्रिया विशेषणात्मक अभिव्यक्तियां हो सकती है, एडवर्ब या एडवर्बियल्स जिसको अपन बोल सकते हैं। और इसके अलावा भी इसको इन्फिनाइटम लेंथ तक इसको बढ़ाया जा सकता है, और भी इसके में रूम होता है, गुंजाइश होती है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर सामान्यतः वर्ब फ्रेज होती है, ऑब्जेक्ट फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज होती है। अब इसमें से ध्यान रखने की बात है कि कितने ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल नहीं होता है। तो उस स्थिति में अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर केवल कर्ता है और उसमें से वर्ब अर्थात क्रिया है, तो ऐसी स्थिति में भी वो सेंटेंस पूरा माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर किसी भी क्लोज के अंदर एक कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, तो वो प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट सेंस देता है। उसको अपन क्लोज बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसको अपन लिख देते हैं क्रिया। हिंदी में भी समझते चलो साथ में, ताकि आपको कोरिलेट करने के अंदर समस्या नहीं हो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषणात्मक अभिव्यक्तियां। क्रिया विशेषण एडवर्ब होता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, और एडवर्बियल्स होते हैं उसके अंदर क्रिया विशेषणात्मक बहुत सारी अभिव्यक्तियां भी होती है, जिसके अंदर नाउन फ्रेज भी यूज हो सकता है, उसके अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज भी यूज हो सकता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूज हो सकते हैं। तो उन सबको क्या बोल देते हैं? एडवर्बियल्स बोल देते हैं। केवल एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब भी बोलेंगे। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, जब अपन एडवर्बियल्स की चर्चा करेंगे तब इसको समझेंगे। अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। अब ये क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, अर्थात ऐसा जो
विशेषण है जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको प्रेडिकेट में यानी विधेय वाले भाग के अंदर यूज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, समझ गए, और ये पूरा भाग क्या हो गया है, ये विधेय हो गया है। इधर ध्यान से देखिएगा, पूरा पूरा अटेंशन लगा के इसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसका दो भाग हो गया। अब ये देखिए दिस बुक, ये हो गया कर्ता, नाउन फ्रेज इसको बोलते हैं, कर्ता या सब्जेक्ट, और ये हो गया प्रेडिकेट या विधेय। तो अब यहाँ पे देखिए दिस बुक इज स्प्लेंडिड, इसका मतलब इसको अपन यहाँ पे रख के भी बना रहे हैं, वर्ब के वाले भाग के अंदर रख के बना रहे हैं, तो भी ये बता रहा है कि भी बुक स्प्लेंडिड है, बहुत ही बुक शानदार है, भव्य है, तो इसमें भी ये सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट होते हैं, करेक्ट तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही अपने को मालूम पड़ गया कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्लासिफायर नाउन। इसी तरह ये देखिए दिस बुक इज गुड, कि ये पुस्तक अच्छी है, ये लिंकिंग है, इसका ध्यान रखना, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है या कॉप्यूला वर्ब कहलाती है, इसको अपन वर्ब वाले भाग में देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट में क्या हो गया, नाउन हो गया, और ऐसा लग जाता है उसके आगे डिटरमिनर, तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये विधेय हो गया। अब इसके विधेय वाले भाग के अंदर अगर यहाँ पे लिखे गुड बुक तो भी चलता है, सही बात है कि उत्तम पुस्तक है, और इधर लिख दिया तो भी बता रहा है कि यहाँ पे अच्छी पुस्तक है, इसका सेंस बनता है, और इसको इधर शिफ्ट किया जा सकता है एडजेक्टिव को। इसका मतलब ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कोई क्लासिफायर नाउन है और वो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है या क्लासिफाई कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, तो उसको इस तरह आगे पीछे नहीं कर सकते, समझ गए, उसको इस वर्ब वाले भाग के अंदर नहीं घुसा सकते। जैसे उसमें घुसाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, दिस बुक इज ए पेपर बैग। अब ये ऐसा कभी सुना है कि, चलो ये तो आपने कभी पढ़ा, इस तरह की अभिव्यक्तियां थोड़ी जटिल होती है, लेकिन दिस बुक इज हिस्ट्री, इस तरह आपने कभी पढ़ा है क्या, दिस बुक इज हिस्ट्री, यह पुस्तक इतिहास है। अरे तो केवल इतिहास क्या कहते हैं, यह पुस्तक की थोड़ी और भी इतिहास है। अपन ऐसा बोलते हैं कि दिस इज ए हिस्ट्री बुक, अगर अपन ऐसा बोलते हैं दिस इज ए हिस्ट्री बुक तो समझ में आता, दिस इज ए हिस्ट्री बुक, तो समझ गए कि भाई ये जो पुस्तक है ये इतिहास की पुस्तक है। लेकिन दिस बुक इज हिस्ट्री, कि यह पुस्तक इतिहास है। तो इस तरह का जो मामला है कि भी इसको हिस्ट्री को यहाँ से शिफ्ट करके अपन ने यहाँ पे रख दिया वर्ब के बाद, तो ये एक सेंटेंस की जो अर्थवत्ता है या जो सेंस है पूरा गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से अपने को मालूम पड़ गया है कि जो ये हिस्ट्री शब्द है यह है एक क्लासिफायर नाउन, ना कि एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसी तरह ये पेपर बैग बुक है, तो ये पेपर बैग यहाँ पे लगने पे गड़बड़ हो गया, अपने को मालूम पड़ गया कि इधर किसका थे, इसका सेंस चेंज हो रहा है या नॉन सेंस हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको भी इधर नहीं कह सकते, इसको इधर ही रखेंगे, और अपने को ये मालूम पड़ जाएगा कि ये क्लासिफायर नाउन है और एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नहीं है। तो ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है। अब आपको एक तीसरा और डिफरेंस समझा देते हैं, वो होता है कंपेरेटिव स्ट्रक्चर का। जैसे जो नाउन होते हैं, क्लासिफायर नाउन होता है, उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा, नहीं बना पाएंगे। अगले वाले स्लाइड के अंदर उसको भी देख लेते हैं। तो अगला वाला अपना जो नियम है वो आपको बता रहा है कि क्लासिफायर नाउन और जो दूसरे वाले नाउन होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अंतर होते हैं, उसके बारे में बता रहा है कि नाउन क्लासिफायर को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसके अंदर कंपेरेटिव स्ट्रक्चर भी बनते हैं और सुपरलेटिव स्ट्रक्चर भी बनते हैं। लेकिन क्लासिफायर नाउन में अपवादों को छोड़कर सामान्यतया कंपेरेटिव और सुपरलेटिव स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं। ये कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर और एक क्लासिफायर नाउन के अंदर। देखिए दिस इज एन इवन मोर स्प्लेंडिड बुक, तो ये क्या हो गया, मोर लग गया और स्प्लेंडिड लग गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ये क्या है, कंपेरेटिव स्ट्रक्चर है। स्प्लेंडिड क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया। यहाँ पे देखिए दिस इज द बेस्ट बुक, तो ये क्या है, ये भी क्या लग रहा है इसके आगे, इस बेस्ट बुक के आगे ये क्या लग गया, ये क्या है, ये है सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, तो फिर आपके लिए एक प्रश्न है, दिस इज द बेस्ट हिस्ट्री बुक। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे क्लासिफायर नाउन हो गया, ये बेस्ट हो गया, तो इसको अपन सही बोलेंगे या गलत? आपको आज की क्लास से जाने के बाद इसी चीज की खोज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये अभिव्यक्ति दिस इज द बेस्ट हिस्ट्री बुक ये सही है या गलत है।
अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रयास अपनी तरफ से करके इस अभिव्यक्ति को लेके जाइए, आज जाके छानबीन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और वापस कमेंट बॉक्स में आके अपना राय बताइए कि यह अभिव्यक्ति सही है या गलत है। इसी तरह देखिए, दिस इज ए मोर पेपर बैक बुक, तो ये क्या हो गया, मोर पेपर बैक बुक। तो ये क्या है, ये कोई ग्रेडेबल एडजेक्टिव थोड़ी है जो मोर लगा दिया इसका या लेस लगा दिया इसकी। कोई पेपर बैक तो पेपर बैक होता है भाई। जैसे ऐसा तो होता नहीं कि मोर और लेस नहीं होता, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो मतलब उसको अपन ऐसे स्केल पे नाप नहीं सकते, वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, जैसे हाँ या ना है। जैसे मेरी प्यारी कुतिया है जूली नाम की और वो गर्भवती है, तो अब मैं कहूं कि मेरी प्यारी कुतिया जूली 5 या क्या कहते हैं थोड़ी सी गर्भवती है। अरे गर्भवती थोड़ी या ज्यादा थोड़ी होती है, गर्भवती तो गर्भवती होती है, इसका मतलब उसके पेट में पिल्ला है। तो उस दिशा में अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सी मेरे पिल्ला मेरे जूलिया कुतिया है तो वो गर्भवती है, थोड़ी सी है सर, बहुत ज्यादा गर्भवती नहीं है। तो इस तरह की अभिव्यक्तियां यूज नहीं होती है। तो उसमें जैसे कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, उसमें या तो गर्भवती है या नहीं है, उसके अंदर अपन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते हैं मोर प्रेग्नेंट या लेस प्रेग्नेंट, इस तरह से अपन उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह है दिस इज ए मोर पेपर बैक बुक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्लासिफायर नाउन है, इसको क्लासिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इसकी क्वालिटी नहीं बता रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कम ज्यादा ऊपर नीचे दाएं बाएं करके डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अपन कैटेगराइज कर रहे हैं। तो आज की जो ये अपनी क्लास रही क्लासिफायर नाउन की और कलेक्टिव नाउन की, आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई होगी। और इस चैनल से आप अपने ज्ञान के अंदर कोई एडिशन लेके जा रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है तो थोड़ा फायदा हमारा भी करवा दीजिए। आप यहाँ से कुछ अच्छा लेके जा रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और जल्दी से जल्दी इस चैनल को बड़ा करने में हमारा योगदान दे, अपना योगदान दे और हमारी सहायता करें। इसी के साथ आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अगले सेशन में मिलता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपका मित्र विदा लेता हूं। धन्यवाद।